दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप ये देख ही सकते हो, स्टॉक पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है। एक तरह से देखें तो इसने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है लोगों को। अब इसके बाद में थोड़ा सा ठहराव सा स्टॉक में आ गया है। क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को? क्या डील का इशारा है? वो समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कंपनी एक के बाद एक बहुत सारे अचीवमेंट कर रही है। अब आप देख, तो इसका बिजनेस भी पटरी पे आता है वो दिखाई दे रहा है। कंपनी जो बड़े अनाउंसमेंट कर चुकी है उसका असर आने वाले क्वार्टर 4 और फिर क्वार्टर 1 में देखने को मिलेगा। तो क्या इस समय इस मौके का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए? क्योंकि ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। अब देखें तो जो इसकी पेयर कंपनियाँ उनकी प्राइस 2000 और उससे ऊपर भी है। वैसे में ये स्टॉक जो 300 के आसपास है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझेंगे, कितनी फंडामेंटली कंपनी मजबूत है वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है, 73,909 के स्तर पर है। 103 पॉइंट की तेजी है, 0.14% अपर है BSE सेंसेक्स। तो एक तरह से देखें तो बाजार तो अभी लगभग ऑल टाइम हाई पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज सारे मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सभी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे BSE फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी है लेकिन उतनी खास तेज़ी नहीं है। 10,401 के स्तर पे मात्र 19 पॉइंट की तेज़ी, यानी 0.19% की ही तेज़ी है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 329 पर। सैटरडे को जब स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन चला था उसमें स्टॉक ने 328 के आसपास क्लोजिंग दी है। इंट्राडे में 331 का हाई भी बना, यानी एक तेज़ी तो बनी, लेकिन जैसे बाजार में दबाव का माहौल बनने लगा यह स्टॉक भी नीचे आ गया और इसने 320 का लो बनाया, काफ़ी नीचे आया। ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 11 रुपये की बड़ी डाउनफॉल देखने को मिली। इस समय 323 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.36% की गिरावट है। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस फिलहाल इस स्टॉक से थोड़ा सा अभी समय बच के रह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आगे की क्या डायरेक्शन होगी, उसके बाद में ही अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो वॉल्यूम कम होने की संभावना दिख रही है। अब 320 इंट्राडे का लो है लेकिन हाई 331 का है, तो काफ़ी बड़ा अप डाउन देखने को मिला आज। 52 वीक का लो 202 का और हाई 348 का है, काफ़ी बड़ी जंप लगाई स्टॉक ने। अब देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे की तरफ है थोड़ा सा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 27 फेब को स्टॉक 318 के आसपास था, जहाँ पे 2.8% की गिरावट हुई। 28 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 308 के आसपास, जहाँ पे 3.2% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 29 फरवरी से स्टॉक में करंट लौट आया और 29 फरवरी को स्टॉक 310 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.6% की मामूली सी तेज़ी थी। 1 मार्च की बात करें तो 317 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 2.5% की काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। और 2 मार्च की बात करें तो स्टॉक 328 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.3% की शानदार तेज़ी बनी। तो देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में फिर से तेज़ी लौट के आई है और आज उस पर फिर ब्रेक लगा है। आज पूरे बाजार में दबाव है और उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में जब तक इसका बिजनेस शुरू ना हो जाए इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, बिजनेस शुरू हो जाए उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या वाकई में ये बात सच है? तो यहाँ पे जो प्रमोटर जिस तरह से लगातार शेयर खरीद रहे वो इस बात का इशारा है कि आपको भी बिजनेस सारे शुरू हो उसके पहले ही निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल सकता है। अब आप देख ही सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग क्वार्टर 1 में 45.8% के आसपास थी, जो क्वार्टर 2 में बढ़ के 46.77% होगी
और क्वार्टर 3 में ये 47.12% हो गई। यानी पिछले 2-3 क्वार्टर से जब से डीमर्जर हुआ उसके बाद में बाज़ार से शेयर खरीद के प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे। यानी प्रमोटर को ये पता है कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है और इसीलिए वो लगातार खरीदारी करे। तो जब प्रमोटर लगातार शेयर खरीद रहे तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जिस कंपनी के प्रमोटर लगातार शेयर खरीद रहे वो स्टॉक वाकई में फेयर वैल्यू है, क्योंकि प्रमोटर को भी लगता है कि काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन एफआई और डीआई की बात करें, उन्होंने यहाँ पे होल्डिंग अपनी ट्रिम की है। एफआई का क्वार्टर 1 में 24.22% का निवेश था, जो क्वार्टर 2 में 21.48% के आसपास आ गया और क्वार्टर 3 में अगर देखें तो यह 19.83% के आसपास आया। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे आपको एफआई का निवेश थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई जरूर देगा। दूसरी तरफ अगर हम डीआई की बात करें, उनकी इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। 15.26% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, जो देख सकते हो कि क्वार्टर 2 में 12.75% आ गई और देख सकते हो कि क्वार्टर 3 के दरमियान ये 12.36% आई। तो एफआई डीआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है, लेकिन यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। 14.72% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 में, जो क्वार्टर 2 में 19% तक आ गई और क्वार्टर 3 में ये 20.69% हो गई। तो यहाँ पे एक तो प्रमोटर की तरफ से होल्डिंग खरीदी जा रही है और जनरल पब्लिक की तरफ से निवेश किया जा रहा है। बाकी एफआई डीआई फिलहाल इस समय वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। अब जैसे कि इसके लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि बीएससी ने इसको ऑल कैप और लार्ज कैप मिड इंडेक्स के अंदर शामिल कर लिया है। तो अब देख बीएससी इंडेक्स के अंदर ये अभी लार्ज कैप में शामिल हो चुका है। 18 मार्च से उस इंडेक्स के अंदर ये ट्रेड करना शुरू होगा। अभी इसका असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 18 मार्च के बाद जब ये अब देख सकते हो कि बीएससी के मिड कैप लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाएगा, तो लार्ज कैप में शामिल होने का मतलब ये होगा कि काफ़ी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा, तब इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। इससे पहले इसने एमएफआई इंडेक्स में भी इसको शामिल कर लिया गया है लार्ज कैप में, तो ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है फिर से। इसके अलावा यह देख दो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो गया है। ऐसे में ये इसके लिए आने वाले समय इसकी राह आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे निगेटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 75.66% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 44.84 करोड़ के आसपास रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जो 283.52% की शानदार वृद्धि दिखा रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 134.08 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 81% की गिरावट है, जो देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट ईयर 31.25 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखें तो फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 776.62% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 70.48 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 23.62% की वृद्धि है, तो इसका सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन इतना ठीक अभी तक नहीं हुआ है। इसके बाद एक पॉइंट और निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 674.92 है और इसका सेक्टर का पी रेशियो 23.04 है, तो इसके सेक्टर के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत हाई है। ये इसके लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है। लेकिन अगला पॉइंट पॉजिटिव और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.04 है, लेस देन 1 है। तो देख लो कि इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत है। इसके बाद अगला पॉइंट निगेटिव और वह है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 0.17 है, लेस देन 10% है, तो ये इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। ये सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड भी इसमें अपने दाव को बढ़ा रहे। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। और एक और पॉइंट पॉजिटिव है, वो है प्रमोटर जीरो प्लेस शेयर, कोई भी प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देंगे और अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की तो वो आपको 5 दिखाई देंगे। तो जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश का मौका बनता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 331 की प्राइस से 2,28,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई और उसी समय 9:15 पर 330 की प्राइस से 2,39,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:15 पर 330 की प्राइस से 1,61,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:16 पर 329 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:30 पर 322 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:50 पर 324 की प्राइस से 1,19,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:16 पर
325 की प्राइस से 1,02,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो भले इसकी शेयर की प्राइस नीचे आई हो, लेकिन आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें, जो इशारा है कि इसमें आपको दाव लगाना चाहिए या आने वाले समय आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। मौके का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली ये आपको मालामाल कर देगा जब इसका बिजनेस पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।